तो मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे और अखिलेश के भाई प्रतीक यादव ने आज प्रयागराज में कहा कि पूरा परिवार साथ है और आगे भी रहेगा। अब सवाल है कि सिर्फ परिवार ही नहीं, अखिलेश को और भी कई चुनौतियों से निपटना होगा। कई सवाल हैं, जैसे बीजेपी के खिलाफ कैसे बनेगी कारगर रणनीति, निकाय चुनाव में नगर निगम में क्या खाता खुलेगा, समाजवादी परिवार को एकजुट रख पाएंगे अखिलेश यादव, दूर हो पाएगी चाचा शिवपाल की नाराजगी, सवाल यह भी है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे देंगे टक्कर, बड़ा सवाल यह भी है। छोटे सियासी दलों को कैसे करेंगे एकजुट। 2 दिन पहले हरिद्वार में नेताजी की अस्थियों के विसर्जन के बाद आज अखिलेश पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे। पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। इस मौके पर भी पूरा परिवार साथ दिखा और मीडिया से बातचीत में प्रतीक यादव ने आगे भी परिवार के एक साथ रहने की बात बड़े ही दावे के साथ कही है। हालांकि बाकी दलों के नेताओं ने इस पर शक भी जाहिर किया है, क्योंकि जिस घर में चाचा शिवपाल की अलग पार्टी हो, बहू अपर्णा यादव किसी दूसरी पार्टी में हो, वहां भला अखिलेश कैसे सबको एक साथ ला पाएंगे, ये बड़ी बात है। तो आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। प्रयागराज पहुंचे अखिलेश, नेताजी का अस्थि विसर्जन। प्रतीक यादव ने किया दावा, पूरा परिवार साथ। तो सियासी विरासत तो नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको। जी जी बिल्कुल, सहयोग पूरा है, परिवार एक है, सहयोग है। चलिए। समाजवादी परिवार में दिख रही एकजुटता। दूर अगर देखो समुद्र के किनारे तो आसमान और समुद्र एक से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सर, क्या अखिलेश बहुत दूर, लेकिन वास्तविकता ये होती नहीं। अब देखिए, उनका विषय है, परिवार को एकजुट रहना चाहिए। बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, इस नाते परिवार को एकजुट रहना चाहिए। नेताजी के बाद समाजवादी परिवार कितना साथ। कि आपको इतना वोट दिया, उसके बावजूद भी रिजल्ट 0 आया, तो उससे फायदा क्या है? क्या हम हारने के लिए लड़ते रहे? क्या हमें जीतने के लिए भी तो लड़ना है। अखिलेश जी को चुनावी विकल्प नहीं मानते? नहीं, है ही नहीं अखिलेश जी चुनावी विकल्प। कहाँ है बताइए? देखिए, राजनीतिक तौर पे भले कहीं पे मतभेद रहे हों, लेकिन परिवार कल भी एक था, आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी नेताजी के सपने को पूरा करने का काम करेंगे। उनके बताए हुए रास्ते पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। और बाबैस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पिंटू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अरविंद यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। राज बिहारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पिंटू यादव जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। चाचा शिवपाल यादव की अपनी अलग पार्टी है, प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में है, और प्रतीक यादव ये कह रहे हैं कि पूरा परिवार एकजुट है, एकजुट ही रहेगा। कैसे भरोसा किया जाए इस पर? देखिए अमित जी, बात यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नेताजी के विचारों पर चलने का प्रण ले चुकी है और आदरणीय अखिलेश उनके विचारों और उनके व्यवहारों पर पूरी तरह से कुशलता से आगे बढ़ेंगे और जो भी कमियां रही हैं उनको पीछे छोड़ते हुए, सुधार करते हुए आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। रही बात परिवार एक, परिवार पूरी तरह से एक है, पहले भी एक रहा है, आज भी एक है। पार्टियां अलग हो सकती हैं, दल अलग हो सकते हैं, विचारधारा एक है। सभी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सभी समाजवादी विचारधारा के लोग आने वाले समय में एक साथ एक मंच पर दिखेंगे और आने वाले समय में जो भी कठिनाइयां, जो भी दिक्कतें रही हैं उनको दूर कर लिया गया है। नेताजी की संवेदना, मृत्यु की संवेदना के साथ सभी लोग एक साथ आने के लिए एक मंच पर इकट्ठे होंगे। जब पिंटू यादव जी, जब परिवार का मुखिया जाता है या परिवार में इस तरीके का कोई शोक आता है तो सभी स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है। क्या ये सिर्फ वही इमोशनल कनेक्ट है एक मुखिया के जाने के बाद, या फिर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जो तस्वीर हमें दिखी थी कि दल तो मिल गए थे, दिल नहीं मिले थे, स्थिति वो है? देखिए अमित जी, बात यह है कि दल और दिल मिलने वाली बात दूसरी चीज है। वो अलग विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ या परिवार पे ही रहना चाहता हूँ। परिवार पूरी तरह से एक है
दल अलग रहे हो वो दूसरी चीजें हैं, लेकिन पूरी तरह से आदरणीय अखिलेश जी, अब नेताजी के जाने के बाद आदरणीय अखिलेश जी ही मुखिया है परिवार के, और परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको साथ लेकर चले। और उसी लिए आदरणीय सुखपाल चाचा जी ने भी कह दिया कि अब इस नेताजी के जो सही पूरी तरह से उत्तराधिकारी हैं परिवार के मुखिया के रूप में, वो आदरणीय अखिलेश जी हैं। तो इसलिए ये प्रतीक यादव ने कहा है, शिवपाल यादव ने नहीं कहा है। अरविंद यादव, शिवपाल यादव के कहने के बाद कि जो अगर कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाऊंगा, नहीं मिलेगी तो उन लोगों को साथ लाऊंगा जो अलग थलग पड़े हुए हैं, जो शोषित हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम नहीं होना। एक तो ये तस्वीर, और दूसरी तरफ प्रतीक यादव का यह कहना कि पूरा परिवार एक साथ है। ये मान लिया जाए कि चाचा शिवपाल एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आ जाएंगे? अमित जी, देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य में अगर ऐसी बातें हैं तो कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगा। और कहीं न कहीं हम लोग आज के भी दिन नेताजी की शोक संवेदना में सब लोग गमगीन हैं। हम लोग अभी भी पूरी तरीके से देखिए कि जिस हस्ती को हम लोगों ने खोया है वो उत्तर प्रदेश और देश में बड़ी भूमिका रही है, उनकी राजनीति में भी और उत्तर प्रदेश और देश की उन्नति में भी। तो कहीं न कहीं राजनीतिक परिदृश्य में अभी मुझे लगता है कि कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। और जहाँ तक सवाल है परिवार का, ये सच है जो आदरणीय प्रतीक भैया ने कहा है, वह एक बिजनेसमैन है। उन्होंने साफ कहा कि परिवार पहले भी एक था, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार पहले भी एक था, आज भी है और आगे रहेगा। लेकिन मैं पुनः कहता हूं अमित जी, जो आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जो आप साथ आने की बात कर रहे हैं, जो आप माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को लेकर सवाल कर रहे हैं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी सब लोग इटावा सैफई में हैं। कार्यक्रम जैसे ही उधर समापन होगा उसके बाद जब लोग लखनऊ आएंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह जी हैं, वो सब कुछ निर्णय लेंगे। उनके साथ जो पहले लोग थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। चूँकि माननीय श्री शिवपाल जी के जो लोग हैं वो उनके साथ आज भी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो वो आज भी उनके साथ हैं। और दल अलग अलग हैं, सबको पता है। तो दल में जो भी होगा, चाहे आदरणीय अखिलेश जी भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपस में बैठ के जो भी होगा तय होगा। लेकिन अभी इस विषय पे मुझे लगता है कि कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। ठीक है कौशल कांत जी, देखिए शिवपाल यादव की अपनी अलग पार्टी है और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में है। इस ग्राउंड पर यह कैसे मान लिया जाए कि पूरा परिवार एकजुट है, आगे भी एकजुट रहेगा और आगे समाजवादी परिवार एक साथ एक मंच पर नजर आएगा? क्या अपर्णा यादव को आप लोग फ्री करने वाले हैं क्या? तो ये जो जिस घड़ी हम लोग बात कर रहे हैं, और मैं माननीय मुलायम सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात करना चाहूँगा कि हमारे देश की संस्कृति रही है कि किसी भी परिवार में, चाहे दुश्मन का ही परिवार हो, चाहे दोस्त का परिवार हो, सब में एकता होनी चाहिए, और यही हमारे देश की संस्कृति है। और जहाँ तक रही राजनीति की बात, राजनीति और परिवार दोनों अलग चीजें हैं। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं समाजवादी परिवार की, वो एक अलग परिवार है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी का जो परिवार है, और मेरी शुभकामनाएं है कि वो एक साथ रहे। सुख और दुख की घड़ी में सबको साथ रहना चाहिए। ठीक है, मैं अपने सवाल को और सरल कर देता हूं। देखिए, प्रतीक और अपर्णा का परिवार तो एक है ना। अब अगर प्रतीक यादव ये कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव नेताजी की विरासत को अखिलेश भैया आगे बढ़ाएंगे और परिवार एक साथ है, और उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी, तो सवाल किया जाएगा ना कि अगर आपकी पत्नी दूसरे दल में है तो फिर परिवार और पार्टी सब एकजुट कैसे है? देखिए, परिवार अलग होता है और पार्टी अलग होती है। एक ही परिवार में बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं कि माँ किसी पार्टी में है, बेटा किसी पार्टी में है, एक भाई किसी पार्टी में है, दूसरे भाई किसी पार्टी में है। तो परिवार हमेशा एकजुट रहना चाहिए,
पार्टी उसकी अपनी इच्छा के अनुसार चल सकती है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से किसी पार्टी की विचारधारा जिसको उसे पसंद आता है, जो जिस पार्टी को फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। मुझे लगता नहीं कि इस विषय के ऊपर आज का ये दिन जो है उपयुक्त है कि हम उसमें बहुत राजनीति करें और नुक्ताचीनी करें। नहीं, देखिए निकाय चुनाव भी मुहाने पर खड़ा है और गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव भी मुहाने पर खड़ा है, तो लिहाजा इस विषय पर चर्चा की जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं। रास बिहारी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या वाकई में पार्टी और परिवार दोनों को अलग रखकर देखा जा सकता है क्या? क्योंकि 2016 में जो कुछ हुआ, परिवार में जिस तरीके से बिखराव हुआ, उसके बाद हमने देखा कि शिवपाल यादव अलग रास्ते पर चल पड़े और उन्होंने एक अलग दल बनाया। तो क्या ये माना जाए कि अलग दल के साथ आगे बढ़ते हुए परिवार एक साथ रहेगा, या फिर भविष्य में ऐसी कोई संभावना देख रहे हैं कि दल और दिल सब एक हो जाएंगे? सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी टेक्निकल टीम उसको दुरुस्त करे। तब तक मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं यही सवाल लेकर। सर, आपको लग रहा है कि भविष्य में दल और दिल दोनों मिल जाएंगे, या सिर्फ चूंकि अभी एक इमोशनल फॉल डाउन है, परिवार अभी ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं? देखिए शुक्ला जी, परिस्थिति ही परिवार को जोड़ती भी है और परिस्थिति ही परिवार को अलग भी करती है। लेकिन अभी का जो मौका है, इस समय परिवार एकजुट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, लेकिन परिवार हुआ है। क्या राजनीतिक सियासत के लिए ये परिवार, उसकी विरासत के लिए एक परिवार इकट्ठा हो सकता है? ये एक अहम सवाल है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसको इस रूप में देखा जाए कि शिवपाल यादव जी जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो क्या उनकी पूछ बढ़ी, उनकी राजनीतिक हैसियत में इजाफा हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन कर लिया, जबकि वो बार बार अपील करते रहे थे? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी पूछ वापस तब बढ़ती है जब वो वापस अखिलेश यादव जी के पास आते हैं। तब उसके बाद देखिए बहुत तरह की बातें हैं, उनको सरकार से कई तरह की सुविधाएं भी मिलने लग गई। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश परिवार के साथ रहते हुए वहां थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहे थे। बीजेपी उनको साथ अपने रख करके एक संदेश दे रही थी और उनका पॉलिटिकल जो मोटिव था वो सर्व हो रहा था। लेकिन अब एक अगर शिवपाल जी समझ रहे हैं कि फिर से अगर पार्टी परिवार में नहीं जुड़ा जाएगा तो उनको पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई महत्वपूर्ण तरीके से अपने साथ जोड़ने के लिए कोई पहल भी नहीं की, उनकी पहल को महत्व भी नहीं दिया है। तो ये बात बताती है कि आज की परिस्थिति कि परिवार राजनीतिक विरासत के लिए भी जब एकजुट रहेगा तभी वो विरासत मजबूत रह सकती है। जी, यही वाला सवाल मैं अरविंद यादव से ले लेता हूं। अरविंद यादव, प्रेम कुमार जी का कहना है कि अखिलेश के करीब जाना शिवपाल यादव की जरूरत नहीं, उनकी मजबूरी है। चूंकि बीजेपी की तरफ वो बार बार निगाहें उम्मीद की निगाहों से देखते रहे, उधर से निराशा हाथ लगी, तो ये मौका भी है कि परिवार एक साथ एकजुट हो जाए। तो लिहाजा जरूरी नहीं, मजबूरी है अखिलेश के पास जाना। देखिए अमित जी, प्रेम कुमार जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं और इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। कब माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी अपील करने गए? आपको लगता है अमित जी ऐसी बातें कभी हुई होगी? जिनकी 4 दशकों की पूरी राजनीति समाजवादी विचारधारा से जुड़ी रही हो, वो कभी भी ऐसे नहीं कदम उठाने के लिए सोचे थे। और सच्चाई है, मैं दावे के साथ कहता हूं, पार्टी जब से बनी तब से मैं साथ हूं। उसके पहले भी मैं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के साथ था, लेकिन कभी भी ऐसी बातें नहीं आई समाजवादी विचारधारा के लोगों। देखिए, 2-3 बातें अरविंद जी। पहली बात तो ये कि दिल्ली में गुप्त मुलाकात की भी सूचना सामने आई थी, और इसके अलावा गाहे बगाहे सीएम योगी की तारीफ शिवपाल यादव जी करते ही रहते हैं। और तीसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा कि उनको जहां सम्मान मिलेगा वो वहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के भीतर सम्मान मिल नहीं रहा है, तो अखिलेश यादव ने उनको आजाद कर दिया कि जाइए जहां सम्मान मिले वहां जाइए। इसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के करीब जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, तो फिर आप बिल्कुल आधार के देखिए, मतलब कुछ ऐसे तथ्य रखिए कि लोगों को उस पर यकीन हो। देखिए अमित जी, अगर राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा बात की जाए
और राजनीतिक रूप से बात की जाए, तो क्या ये संभव था क्या कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बीजेपी से गुप्त रूप से मिले? कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जब भी मिलने गए माननीय मुख्यमंत्री जी से तो जसवंत नगर उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की समस्याओं को लेके मिलने गए, सबके सामने था। कभी सैफई मेडिकल कॉलेज पीजीआई को लेकर के गए, वहां की समस्याओं को लेके गए, कभी सड़कों की समस्याओं को लेके गए, कभी मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार को लेके मिले, तो सबके सामने था। और रही दिल्ली की मुलाकात, तो दिल्ली की मुलाकात जिस तरीके से लोगों ने भ्रम फैलाया, हम लोग को नहीं जानकारी है, दूसरे लोग को जानकारी है। कहां ऐसा होता है? ठीक है। बंद कमरे की राजनीति कभी सफल हुई है क्या अमित जी? कभी भी राजनीति बंद कमरे की सफल नहीं हुई है। और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का इसी उत्तर प्रदेश में 4 दशकों का राजनीतिक अनुभव है। लोगों को पता है कि लोग कैसे जुड़ते हैं, किस बेस पे उनकी लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, आदरणीय मैं आपकी बातों पर पिंटू यादव से जवाब लूंगा, लेकिन राज बिहारी जी का ऑडियो दुरुस्त हो गया है। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। राज बिहारी जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं मिलना चाहिए। ठीक है अरविंद जी, आऊंगा आपके पास। देखिए, अभी प्रवक्ता साहब जो बात कह रहे थे कि शिवपाल यादव दिल्ली में नहीं मिले कभी, मेरे ख्याल से 10 बार तो हम ही लोगों ने दिल्ली में देखा होगा कि शिवपाल यादव किस किस बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं, कब मिले हैं, कोई पुरानी बात नहीं है। लेकिन उनके मन में एक ये था कि जब तक मुलायम सिंह यादव हैं वो अखिलेश के खिलाफ बहुत बड़ा हमला नहीं बोलेंगे। लेकिन अब वो स्थिति उनके सामने खुलकर आ गई है और मुझे नहीं लगता कि शिवपाल यादव इतने अपमान के बाद अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको अपना वजूद खड़ा करना है। जैसे कि अभी जो मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे कि शिवपाल यादव की राजनीति को 40 साल हो गए हैं और अखिलेश यादव की राजनीति को अभी 10 साल होंगे, तो ऐसे में जाहिर है कि शिवपाल एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने प्रस्तुत करेंगे और पूरी तरह से करेंगे और पूरी जान लगा के करेंगे। और परिवार में, अभी तक परिवार में मुलायम सिंह यादव जी के कारण कई बातें जो लोग खुलकर अखिलेश के सामने नहीं बोल पा रहे थे, अब उनमें भी सुख बुगाट शुरू हो गई है। दूसरा देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है, राजनीति किसी बड़े नेता के निधन के बाद उसके परिवार में हमेशा तेज होती है। जितने भी ये दल हैं, अगर आप इतिहास उठा के देख लें, हर परिवार में, चाहे जयललिता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हुआ तो उनके जो आसपास लोग थे, कितनी राजनीति तेज हुई। तो ये तो राजनीति में, चाहे हम बाला साहब ठाकरे की मौत के बाद देखें, उनके निधन के बाद देखें, उनके परिवार में किस तरह की राजनीति हुई। तो ये तो राजनीति, क्योंकि अगर राजनीतिक परिवार है तो राजनीतिक होगी, और राजनीतिक परिवार में लोगों के विचार भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनकी राहें भी भिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है। पिंटू यादव जी, आज इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। उनसे पूछा गया कि आप क्यों अलग हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या हारने के लिए हम एक साथ रहें, हम बार बार वोट दे रहे हैं, उसके बावजूद हम हार रहे हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या अखिलेश यादव कोई राजनीतिक विकल्प है या नहीं, तब उन्होंने कहा कि वो कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। तो आप ये बताइए कि इस आधार पर यह कैसे माना जाए कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब अखिलेश यादव उस विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एमवाई समीकरण के आधार पर ही समाजवादी पार्टी अभी तक बार बार सत्ता में वापसी करती रही है, एमवाई में से वाई अलग हो रहा है। देखिए अमित जी, बात यह है कि इमरान मसूद जी खुद चल के समाजवादी पार्टी के पास आए थे। समाजवादी पार्टी को कोई दिलचस्पी नहीं थी उनको शामिल कर, क्योंकि जिस तरह के उनके ट्वीट, पुराने ट्वीट और बयान सुन लीजिए, आप निकाल के देखेंगे तो पता लग जाएगा कि इमरान मसूद की सहारनपुर में हालात क्या है। और रही बात इसकी कि वो जिनकी महत्वाकांक्षा, नहीं तो फिर आपने उनको लिया क्यों था, उनको पार्टी में लिया क्यों था आपने? अमित जी, जिनकी महत्वाकांक्षा नहीं पूरी होती वो ऐसे ही बयान देते। सरकार अभी बन गई होती, मलाई काट रहे होते, तो इस तरह का बयान न देते। और रही बात विकल्प, ये पूरे मुसलमानों का ठेका लेके इमरान मसूद ने नहीं बैठा है, इनके पास ही है। देखिए पिंटू जी, कहना गलत होगा पूरी तरह पिंटू जी 2014 का लोकसभा चुनाव हारे,
अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, तब तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और नरेश उत्तम पटेल जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हारे। इसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा रखा जाए, तो कोई आधार तो बताइए। 2022 का चुनाव पूरी तरह से सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग के दम पे हम लोग हारे हैं। जनता ने हमें वोट दिया है, जनता ने हमें जिताया है। आप समझिए इस बात को, जनता ने पूरी तरह से हमें आशीर्वाद दिया, जनता ने हमें पूरी तरह से सहयोग दिया। तो सरकारी मशीनरी ने आपको 111 सीटों पर क्यों जिता दिया? अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी की दिक्कत थी, तो फिर उस 111 सीट पर आपको क्यों जिता दिया? वहां भी तो हरा देते ना। देखिए, आप वही बात है ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा ना। जहां जीते वहां सरकारी मशीनरी ने आपको नहीं हारने दिया, और जहां हार गए वहां सरकारी मशीनरी की वजह से हार गए। 2000 के वोटों से हारने वो सीटें पूरी तरह से प्रशासन के दम पर हराई गई, और उसमें जो है पूरी तरह से प्रशासन ने ये धीमी काउंटिंग करा के वोट इसी अप्रोच के साथ निकाय चुनाव में जाएंगे क्या कौशल कांत जी? अमित जी सुन तो लीजिए, अमित जी सुनना नहीं चाहते हैं। हो गया सर, आगे आपकी बात। कौशल कांत जी जवाब दे रहे, सुन लीजिए। आप सुन लीजिए एक मिनट। वोटर लिस्टों में देखिए सर, पिंटू यादव जी 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि धूल आईने पर है, चेहरे पर नहीं है, और इस पर हर कोई यकीन कर ले। कौशल कांत जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था। मैं चूंकि इस अवसर पे कुछ बोलना नहीं चाहता था, पर मजबूर किया जा रहा है। आप देखिए, जो भी पार्टी परिवारवाद से ग्रसित है, जैसे कि समाजवादी पार्टी थी, एक्चुअली हम यहाँ पे मुलायम जी के परिवारवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे समाजवादी परिवार की बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का बिखराव है, तभी हम उस परिवार के बिखराव पे चिंता कर रहे हैं, और तभी हम चर्चा कर रहे हैं। बिना आग के धुआं तो हो ही नहीं सकता, यानी कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। आप ये देखिए कि जिस तरीके से शिवपाल जी को 1 सीट दी गई उनकी पार्टी को, और उनको अलग अलग मीटिंग्स में बुलाया नहीं गया, उनको जब उनकी कौन सी बस यात्रा चली थी उसमें वो खड़े हुए तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली, और शिवराज जी का जितना पार्टी है, आदरणीय शिवपाल, अरे सुन लीजिए शिवपाल जी के बारे, अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था कभी, इतना तो लेकिन उनका एक अलग दल है, वो एक सुन तो लीजिए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पिंटू यादव जी सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, और शायद आपको मालूम नहीं कि उनका दल अलग है, लेकिन समाजवादी पार्टी सिंबल पर ही वो विधायक है। ठीक है, कौशल कांत जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद में प्रेम कुमार जी के पास जी को भी नहीं बुलाया गया, उनका क्यों मुद्दा नहीं बनता? कराइए, किसी के बीच में नहीं। अरे सुन लीजिए भाई, बहुत बोल लिया आपने। समाजवादी ये खाली एक प्रोपेगेंडा इख्तियार किया जाता है। परिवारवादी पार्टी है, चाहे समाजवादी हो, उसके अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस का राहुल गांधी हो, चाहे बाल ठाकरे साहब के उद्धव ठाकरे हो, इन सब की बीमारी एक है, परिवारवाद। हमारी पार्टी का स्टार प्रचारक कैसे हो सकते हैं? अरे भाई अब आप चुप रहेंगे? बता दीजिए। अरे मुझे आप, अच्छा एक सेकंड, पिंटू यादव प्लीज, शिवपाल यादव किस पार्टी के विधायक हैं? एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं कौशल कांत जी। शिवपाल यादव किस पार्टी के विधायक हैं? समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आएगी तो इसमें उनका नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूं उनका एक अलग दल है। अरे गजब हाल है। अरे अलग दल है, अलग दल से विधायक थोड़ी ना है, आपके दल से विधायक है ना वो। ठीक है, प्रेम कुमार जी देखिए, क्या इस अप्रोच के साथ आपको लग रहा है कि आगामी निकाय चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा पाएंगे? क्योंकि बार बार जिस तरीके का जिक्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से किया जाता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव तो हम जीते थे, हमें सरकारी मशीनरी ने हरा दिया, इस अप्रोच के साथ आपको लग रहा है कि वो अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित कर पाएंगे? अमित जी, इसी बात को समाजवादी पार्टी ऐसे भी कह सकती है कि उनकी सीटें, उनके वोट्स बहुत बड़ी संख्या में बढ़े और उनका जन समर्थन बढ़ा, और समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में आई है, पिछले विधानसभा चुनाव में मजबूत विपक्ष के रूप में आई है, और इसीलिए अखिलेश यादव जी का नेतृत्व और मजबूती से स्थापित हुआ है। तो इस हिसाब से अगर ये चुनाव में जाते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी होगी, और जो इनके घटक दल जो इनसे दूर हुए हैं उनको साथ में जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उनको साथ में नहीं जोड़ते हैं, उसमें परिवार का जुड़ना भी
अखिलेश जी की कामयाबी मानी जाएगी अगर वो शिवपाल यादव जी को अपने साथ जोड़कर रख पाते हैं और दूसरे दल जो छिटक गए उनको जोड़ पाते हैं, तो ये ऐसा करके वो प्रतिपक्ष को खड़ा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और प्रतिपक्ष में निश्चित रूप से बीजेपी के बाद में, सत्ता पक्ष के बाद में प्रतिपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा तो अखिलेश यादव जी ही हैं, तो वो उसको स्थापित करें। ये चुनाव मौका है, छोटे छोटे चुनाव जो हैं उसको जीत करके वो अपनी मजबूती को दिखा सकते हैं। ठीक है राज बिहारी जी, देखिए 2017 में जब अखिलेश और राहुल एक साथ आए तो कहा गया कि यूपी के लड़के, 2019 में जब बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो कहा गया कि बुआ भतीजा एक साथ आए हैं, कमाल होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2024 में आपको लग रहा है कि सारे रूठों को अखिलेश यादव मना लेंगे, वो सारे छोटे दल जो उनसे रूठ कर उनसे अलग हुए हैं या फिर परिवार के लोग जो उनसे रूठे हुए हैं सब एकजुट हो जाएंगे और बीजेपी के लिए कोई चुनौती बन पाएगी? सभी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए एकजुटता की बात तो करती हैं। अखिलेश यादव भी एकजुटता की बात कर रहे हैं। अभी कल सीताराम येचुरी ने भी बयान दिया कि सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, लेकिन एकजुटता तो नहीं हो रही है। ये 2014 से ही चल रहा है। 2019 में बड़ी कोशिश भी की, ममता बनर्जी ने भी बड़ी कोशिश की, सोनिया गांधी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन विपक्षी दलों में एकता नहीं हुई। और यूपी में भी मुझे नहीं लगता कि विपक्षी दलों में कोई एकता होगी, और एकता हो भी जाए तो जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी को अगर छोड़ दें तो बीएसपी भी अब उस तरह की ताकत में नहीं है, क्योंकि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 10 सीट तो जरूर जीती, लेकिन उसके बाद लगातार हमने अभी विधानसभा चुनाव में बसपा का हाल देखा, क्या हाल हुआ है। उसके ज्यादातर कांग्रेस के तो 3-4 प्रत्याशी छोड़ के सबकी जमानत जब्त हो गई। लगभग 300 से ज्यादा करीब 250 करीब बीएसपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अगर एकजुटता का कोई दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है कि एकजुटता होगी। ठीक है पिंटू यादव जी, जो पास आते हैं वो पास रह क्यों नहीं पाते? कांग्रेस साथ आई, पास आई, दूर हो गई। 19 में बीएसपी साथ आई, फिर दूर हो गई। ओपी राजभर साथ आए, दूर हो गए। केशवदेव मौर्य साथ आए, दूर हो गए। देखिए, समाजवादी पार्टी विचारधारा है, जो विचारधारा से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि परमानेंट एकदम पूरी तरह से राइट लेके आया है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही रहना। फिलहाल समाजवादी पार्टी की विचारधारा गरीब दलितों पिछड़ों को आवाज करना है, महंगाई मुद्दों, बेरोजगारी पर मुद्दों पर बात करनी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ेगी, 2022 से भी अच्छा चुनाव लड़ेगी। जो वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है उससे उसको आगे बढ़ाने को, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास पूरी तरह से आदरणीय अखिलेश भैया जी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। ठीक है अरविंद यादव जी, क्या आपको लग रहा है कि जो लोग रूठ कर दूर गए हैं, अगर ऐसा होता है कि पूरा परिवार एक साथ आ जाता है, शिवपाल यादव जी भी करीब आ जाते हैं, तो सारे रूठों को मना लेंगे? क्योंकि ओपी राजभर से भी शिवपाल यादव की करीबी है, केशवदेव मौर्य या बाकी छोटे दल जो हैं उनसे भी उनकी करीबी है। आपको लग रहा है कि 2024 में पूरी पार्टी, पूरा परिवार एकजुट होकर बीजेपी के लिए चुनौती बन पाएगा? अमित जी, देखिए, एक सधा हुआ जो राजनेता होता है उसके यही गुण होते हैं कि सबको ये लगे कि वो हमारे हैं। ये सच है कि नेताजी ने जो गुलदस्ता तैयार किया था वो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए एक उदाहरण है। सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जात, सभी वर्ग के लोगों को जिस तरीके से एक गुलदस्ते में रखा सजा करके इतने दिनों तक, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा अगर होता है तभी भाजपा का कोई विकल्प बन पाएगा। मैं तो कहता हूं कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के संघर्षों को आप देखिए, किस तरीके से वो सबको साधे हुए हैं। विपक्ष क्या हर नेता सधा हुआ है और सब लोग मानते भी हैं। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कभी भी किसी को नाराज नहीं किया है। मुझे बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी के साथी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं यही इनसे भी आग्रह करूंगा कि थोड़ी बहुत जानकारी और अध्ययन बहुत जरूरी होता है राजनीति में।
केवल चेहरा दिखाने से नहीं काम। कौशल कांत जी, क्लोजिंग कमेंट। अगर पूरा परिवार एक साथ आ जाता है और सारे अपने जो रूट कर दूर गए हैं, सारे छोटे दल जो बारी बारी से अखिलेश यादव को छोड़कर चले गए हैं, साथ आ जाते हैं, तो 24 में या फिर निकाय चुनाव में किसी प्रकार की कोई चुनौती आप देखते हैं अपने लिए? जल्दी से कौशल कांत जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की 2024 के इलेक्शन में चुनौती है। क्योंकि जो आज भारत की जनता का मन बदल चुका है। अब उसे दो तरह की पार्टियां, एक जो परिवारवाद से ग्रसित है, दूसरी जो तुष्टीकरण की बीमारी से ग्रसित है। इन दोनों परिवारवाद को क्या समझते हैं? ये कोई तरीका नहीं है बात करने का ना। बिल्कुल, आप परिवार, आप लोहिया जी के विचारों का परिवार है। लोहिया जी के घर का कितना आदमी समाजवादी पार्टी में है? लोहिया के जी के घर का कितना आदमी समाजवादी पार्टी में है? आपके 32 लोग परिवार से आते हैं और आप लोहिया जी के पीछे। समय हमारे पास इतना ही था, समय हमारे पास इतना ही था। देखिए, अभी पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है और कहा भी जा रहा है कि परिवार एकजुट है, एकजुट ही रहेगा। अब आने वाले दिनों में तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, क्योंकि आगामी दिनों में निकाय चुनाव भी है, उपचुनाव भी होना है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी होगा। तो देखना होगा कि क्या सारे रूठे एक बार फिर से एक साथ आ जाएंगे, सारे अपने एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद बीजेपी के लिए कोई चुनौती समाजवादी परिवार खड़ा कर पाएगा नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और तेज रफ्तार खबरों के लिए। अब चलते हैं अपनी सहयोगी के पास। फटाफट खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर वाराणसी से। ये बड़ी खबर है, एनआईए ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस से जुड़े बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एनआईए एक्शन पर यह बड़ी खबर है। एनआईए ने वाराणसी से आईएसआईएस के खतरनाक ऑपरेटिव बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। इनपुट मिलने के बाद बासित कलाम की गिरफ्तारी की सूचना मिली है। तो एनआईए ने वाराणसी से आईएसआईएस के खतरनाक ऑपरेटिव बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इनपुट मिलने के बाद ये पूरी गिरफ्तारी की गई है। उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है इस पर? और देखिए, एनआईए की छापेमारी में ये गिरफ्तार हुआ है बासित कलाम सिद्दीकी, इसका नाम है और उम्र इसकी 24 साल है। उसके ऊपर आरोप है कि आईएसआईएस के लिए लोगों की भर्ती करने का काम करता था और खास करके नौजवानों को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश करता था। ऐसे मुद्दों पर, जो मुद्दे बहुत सेंसिटिव होते थे, ऐसे मुद्दों पर जिससे उनकी भावनाओं को आसानी से भड़का कर ब्रेन वॉश किया जा सके। तो इसके खिलाफ तमाम सारे इनपुट्स मिले थे, एनआईए को बताया जा रहा है। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल चार्जशीट, जो पहली चार्जशीट है, वो दाखिल कर दी गई है एनआईए कोर्ट दिल्ली में और आगे की जो फर्दर कार्रवाई है वो एनआईए कर रही है। और भी जांच का जो दायरा है, उससे कौन कौन बासित से जुड़े थे, बासित के फोन कॉल डिटेल और बासित का पूरा जो नेटवर्क था वो कैसे काम करता था, तमाम सारे इनपुट्स पर अब एनआईए काम कर रही है। और उसके बाबत जो प्राथमिक जानकारी है, पहली जानकारी है, वो अभी आई है और अभी आगे और भी जानकारी माना जा रहा है कि आ सकती है कि किस तरीके से बासित वाराणसी में रहकर एक बड़े नेटवर्क को, आईएसआई से जुड़े हुए बड़े नेटवर्क को चला रहा था। ऐसे तमाम सारे संगीन आरोपों के बाद बासित की गिरफ्तारी हुई। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।